जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का शो सुन के आपको मजा आ जाएगा, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ। सक्सेस स्टोरी हो तो ऐसी। आज हम आपको एक बेहद खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। उनसे आपको मिलवाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि ये शो हम सीआरसी गोरखपुर के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। और ये उनका प्रयास है कि इनकी स्टोरी आप तक पहुंचनी चाहिए और बहुत सारे लोग इस स्टोरी को सुन के इस पर्सनैलिटी से मिलके इंस्पायर हो। आज हम बात कर रहे हैं गैनाबाई पटेल से, जो एक किसान है, डिसेबल्ड हैं। अनार की खेती इन्होंने शुरू की। 100 से ज्यादा स्टेट अवार्ड, 15 से ज्यादा नेशनल अवार्ड, 2 इंटरनेशनल अवार्ड, और किसानी के एक बड़ा चेहरा उभर के आए गेनाबाई पटेल डिसेबल्ड कम्युनिटी से। इन्होंने हर वैज्ञानिक को मुतासिर किया, हर पर्सनैलिटी को प्रभावित किया, और 40 साल के बाद इन्होंने दोबारा पढ़ने का ख्वाब देखा और 40 साल बाद इन्होंने अपनी +2 कंप्लीट की। कैसे शुरू हुई अनार की खेती, क्या डिसेबिलिटी थी इन्हें, सब बताएंगे इस शो में। इस शो को आप सुनिए भी और लोगों तक भी पहुंचाए, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के चैंपियन हैं और इनकी स्टोरी सबको मालूम होनी चाहिए ताकि लोग और प्रेरित हो सके। आइए स्वागत करते हैं गैना भाई साहब का। गैना जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो गैना जी आप बताएं हमें कि आप बनासकांठा गुजरात डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं। तो जी। अपनी लाइफ के बारे में, अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। हमारा गांव ये अपने पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। हमारे से पाकिस्तान की बॉर्डर 80 किलोमीटर पे है। और यहाँ पे जो जमीन है एकदम चैंडी जमीन है और हल्की जमीन है और दोरा दोरा वाली है। ये जो राजस्थान के पास में है, इसीलिए बहुत वो रेत एकदम उड़ती है। बहुत ज्यादा पवन रहता है, कभी कभी बारिश होती है। पानी की हमारे यहाँ बहुत समस्या है। लेकिन मैं आपसे मेरी मैं बचपन में मैं 1 साल का था और दिव्यांग हो गया था। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाला। मेरा परिवार बहुत इतना मध्यम परिवार से आते हैं। और यहाँ पे मेरे माता पिता कृषि का काम करते थे। तो यहाँ पे क्या है, परंपरागत खेती होती थी यहाँ। जब मैं छोटा था उसी टाइम में देखता था कि मैं दिव्यांग हूँ, क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे को बहुत चिंता रहती थी। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे से ही रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से इस ये हमारे गवर्नमेंट की स्कूल शुरुआत करवाई थी। और मैं यहाँ पे गांव में 4 कक्षा तक पढ़ा। फिर बाद में हमारे गांव के पास में डीसा गांव है, डीसा तहसील है हमारा। वहां से मैं चला गया, वहां पे मैंने 11 तक पढ़ाई की। फिर बाद में छोड़ दी क्योंकि कुछ मालूम नहीं था आगे पढ़ने का। मेरे पिताजी को भी किसान होने की वजह से वो निरक्षर थे, उसको भी कुछ मालूम नहीं था, तो आगे मैं पढ़ नहीं पाया। फिर आप साहब जी ने बताया ऐसे, मैंने 12वीं कक्षा की परीक्षा 2 साल पहले दिया और मैं पास हो गया। बढ़िया। और मैं और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे पानी बहुत डीप है, पानी बहुत कम है। तो उसी टाइम मैं कुछ अलग करने की सोच रहा था, क्योंकि हमारे भाई बहन जो किसान खेती कर रहे हैं उससे वैसे हम नहीं कर सकते दिव्यांग होने की वजह से। तो मैं ऐसे ही सोचता रहता था कि कुछ अलग किया जाए। लेकिन मैं जब दिशा से पढ़ाई करके घर पे आया तो मैं 1-2 साल बैठना पड़ता था। तो मैंने ऐसे बैठा नहीं, मैंने गरीब बच्चों को बिना पैसे लिए उनको आसपास के बच्चों को पढ़ाने का शुरू किया। 2 साल तक मैंने बच्चे पढ़ाए। फिर मैं देखता था मेरे भैया ट्रैक्टर चलाते थे, तो मैं सोचता था कि मैं ट्रैक्टर चला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। 1-2 बार मैंने कोशिश किया, फिर मैं ट्रैक्टर चलाना सीख गया। तो घर में मैंने कि ये खेती में मैंने मदद करना, हेल्प करना शुरू कर दिया। फिर मैं अच्छी तरह से ट्रैक्टर चला पा रहा था। फिर लेकिन इसमें क्या होता था कि हमारे यहाँ पे किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं। किसी को बच्चा को पढ़ाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, तो उसको पास किसान के पास पैसे नहीं है। तो मैं ऐसे ही सोचता था कि पैसे किसान के घर में पैसे कैसे आए। तो उसी टाइम हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के सीएम थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री है वो गुजरात के सीएम थे। तो 2004-05 में वो हमारे दिशा में एक कृषि मेला में आए थे। उन्होंने ऐसी बात की कि आप बागबानी कर सकते हैं। तो उसी टाइम ने मैंने सोचा कि
किस बात की बागवानी की जाए। मैंने आम के भी लिए सोचा, मैंने और किसी किस्मों के लिए सोचा, लेकिन अनार के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनार का जो पाक रहता है वो अच्छी तरह से 10-15 दिन तक वो अनार पका हुआ भी रह सकता है, 1 महीना तक। तो हमारे यहाँ से गाड़ी हम लोड करते हैं, तो गाड़ी लोड करने के बाद 6-7 दिन का अपने डोमेस्टिक बाजार में 6-7 दिन में गाड़ी पहुंच जाता है। तो हमने सोचा कि अनार की खेती की जाए, लेकिन इसके बारे में मैंने 30,000 किलोमीटर का प्रवास किया। पूरे भारत में मैंने, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पूरे ये सब जगह से माहिती एकत्रित की, और फिर बाद में हमने अनार लगा लिया। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रैक्टर भी चला सकता हूँ, और गाड़ी भी चलाता हूँ। मैं नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ, अपने जो आम लोग चलाते हैं वही गाड़ी, मैंने कोई उसमें फेरफार नहीं किया है। और आज तक मैंने 8 लाख किलोमीटर तक का ड्राइव किया है, लेकिन मैंने किसी को टच गाड़ी नहीं किया है। बढ़िया। और और फिर हमने वो शुरुआत कर दिया कि अनार के, तो आसपास के लोग, बहुत लोग हंसते थे। हर अपने को कुछ करना है तो 3 तबक्के से पसार होना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर तिरस्कार करते हैं, फिर बाद में स्वीकार करते हैं। तो हम अनार लगाया, उसी टाइम सभी लोगों ने कि ये तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अनार के बारे में कोई कुछ जानता नहीं था। हमारे किसान लोग है वो सत्यनारायण भगवान जी की जब कथा होती है उसी टाइम कोई 1-2 फ्रूट लेके आते थे, किसी किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारी है, हमारे बागबान के अधिकारी है, हमारे खेतीबाड़ी के अधिकारी है, उनको भी बहुत ज्यादा मालूमात नहीं था, लेकिन थोड़ा जो था उन्होंने हमें गाइड किया, और हमने ये पौधे लगा दिए। वो लगाने के बाद में 3 साल तक किसान को रुकना पड़ता है। बहुत परेशानी हुई, क्योंकि किसान के तो 4 महीने के बाद में आय नहीं होती है, तो उसका गुजरान चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने अंतर पाक में कोई मिर्ची है, कोई टमाटर है, ऐसे कोई सब्जी की किस्में लगाई थी। और फिर पशुपालन को ज्यादा बढ़ावा दे दिया। दूध दूध उत्पादन, गाय का है, भैंस का है, दूध उत्पादन शुरू कर दिया। उसकी वजह से हमारा 3 साल तक निभाव चला रहा है। फिर बाद में हमारे अनार की जो पाक हो गया, तो उसके बाद में हमें बहुत दिक्कतें होने लगी कि उसको कहाँ बेचेंगे, कहाँ कैसे करेंगे, कि किसान लोग कहीं जा नहीं रहे थे। 1-2 साल तक बहुत परेशानी हुई। फिर बाद में हमने इंटरनेट के माध्यम से ये सब जाना कि कहाँ पे बाजार है, कहाँ पे इसको लेके जाना है। तो 2010 में माननीय हमारे जो अदानी जी है हमारे पास में, थराद तहसील के हैं, उनको जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप बहुत बड़े आदमी हैं और आप विदेश में भी आपका कारोबार चल रहा है, तो आप हमारे किसानों का अनार खरीदिए। तो उन्होंने हमें करने के लिए 2010 में इनका अदानी विलमार्क कंपनी के मैनेजर इधर आए, और उन्होंने हमारी अनार, किसानों की अनार 42 रुपीज से ले लिया। तो हमारे किसानों को बहुत अच्छा काम हुआ। उसी टाइम से ये अनार का काम जम गया। फिर तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने खुद ने 2 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे थे, और मेरा 2011 में 1 करोड़ 16 लाख का अनार हुआ था। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। सर। उसके बाद में बहुत सारे किसान जुड़ने लगे, हमें उनको मालूम हो गया कि नहीं, ज्ञाना पटेल ने बहुत अच्छा कर दिया है, ये अनार तो बहुत अच्छा है, इसको पैसा आता है, तो हम भी जुड़े। और हमने एक आह्वान चलाया कि आप भी जुड़िए, आपको पैसे मिलेंगे, आप जरूर हमारे साथ जुड़िए, और आपका बहुत अच्छी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मैंने सुबह में 7 बजे उठ जाता था। उसी टाइम से हमारे घर पे किसान लोग आते थे, और 10 साल में करीबन 80,000 किसानों ने हमारे खेत की मुलाकात की है। मैं भी उन किसानों के साथ में उनके घर पे जाके, उनके खेतों में जाके, वो जो हमारे गुजरात में कच्छ प्रांत है, हमारे राजस्थान में जालोर है, हमारे राजस्थान में बाड़मेर है, वहीं डिस्ट्रिक्ट में मैंने जाके किसानों को गाइड किया। यहाँ पे बहुत अच्छी शिविरें लगाई। यहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनकी वजह से बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ, और 1 लाख किसान को हमने सशक्त किया, और सभी किसानों को पैसे मिलने लगे। अभी तक ये सब बहुत अच्छी तरह से चलता है, लेकिन ये मार्केट में हमारे को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो एफपीओ बोलते हैं, वो एफपीओ का गठन किया। उसकी वजह से किसानों का इसका जो मंडी में जाते हैं उसी टाइम उनका टैक्स कटता है, वो टैक्स एफपीओ में नहीं कटता है। किसानों का ही ये एक संगठन होता है। अब एक 200-500 हजार किसान एकत्रित होकर ये एफपीओ बनाते हैं, और इसकी वजह से क्या फायदा हुआ साहब जी, कि मैं आपको बताऊं कि जो अनार के किसान है वो अनार का वो एकत्रित करके रखते थे, तो हम गाड़ी यहाँ से लोड करके कश्मीर है या मद्रास है या कहीं भारत
के डोमेस्टिक बाजार में हम बेचते थे, तो इसमें फायदा ये होता था कि हमारी गाड़ी यहाँ से अनार भर के जाएगी और कश्मीर से एप्पल भर के आएगी, तो यहाँ पे हमारा एफपीओ जो रहता है वो एप्पल बेचेंगे, और हमारा वह किसान जो कश्मीर का किसान है वो अनार बेचेंगे। ऐसे हम सामने सामने, कोई मूंग मोट लेके आते हैं, कोई गेहूं बाजरी लेके आते हैं, तो इसका बहुत अच्छी तरह से वो होता है। हमने एक पूरा इंडी एग्रो करके हमने एक संगठन बनाया है किसानों का, वो पूरे देश का काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो जो जो किसान जो जो उसकी जो उपज होती है वो हमें एफपीओ के द्वारा इसमें बेचने के लिए भेजते हैं, और पूरे डोमेस्टिक बाजार में हम बेचते हैं। और आउट ऑफ कंट्री में भी हमने, विदेश में भी, श्रीलंका है, मलेशिया है, दुबई है, इसी जगह पे हमने अनार भेजा है, और बहुत अच्छी तरह से किसान हमारा पग भर हुआ है। अभी हम, मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे किसानों ने, जिसके घर ने, जिसने ये अनार और एफपीओ में जो शामिल हुए, उनको हम प्राकृतिक खेती कराते हैं, हम बिना जहर की खेती करते हैं। उसकी वजह से ये हमारे घर में बहुत अच्छी आय हो रही है, गौ पालन का, दूध का पैसा आ रहा है, और हमारे किसानों को पक्का घर मिल गया है, भरने के लिए गाड़ी मिल गई है, घर में ट्रैक्टर आ गया है, सब सुख संपन्न हो गए। इसके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, उनको उनकी बच्चियां भी अच्छी तरह से पढ़ रही, घर में पढ़ी हुई बहू ब्याह के लाई है, वो भी सभी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से गुजारा बिल्कुल, हो रहा है सर। जबरदस्त। आपको बहुत बहुत जी मुबारकबाद, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ हटके आपने किया है और बहुत ही जी प्रेरणा मिलने वाली है। कुछ सवाल जी जवाब सर इसी में से निकलते हैं। सबसे पहले जी। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है। मैं पैरों से बिल्कुल 80% डिसेबिलिटी हूँ, और मैं, हाथ मेरे दोनों अच्छे हैं, पैर नहीं है, मैं चला नहीं सकता हूँ पैर से। जी। अब ये जी बताएं कि जब आपने खेती शुरू नहीं की थी, तब आप जी डिसेबल थे उस समय, तो जी और आपकी एज आज की डेट में 60 साल हैं, तो हम बात कर जी। रहे हैं लगभग 70s 80s की। तो हाँ, क्या मन में आता था, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस की। मैं ऐसे तो आपको बताऊं कि मुझे कोई बात अशक्य नहीं लगती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मेरे डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। लेकिन थोड़ा वो रहता है कि कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं उनको पूरा मालूमात नहीं रहता है। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा इसका सब जो अपन अपने अपने कदमों पे खड़े रह सकते हैं सर। तो अगर आज आप देखें, सेवेंटी जी एटी के दौर से और आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए हैं, तो जी। विकलांग लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए आपके हिसाब से क्या क्या बदला है। अभी तो बहुत सारा, मैं एक बार जो यहाँ से विदेश गया था, इजराइल में मुझे माननीय मोदी साहब जी ने भेजा था। तो मैं इजराइल में गया था, वहां पे हमने देखा था कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए रेल में बहुत अच्छी सुविधा है, बसों में बहुत अच्छी सुविधा है, कहीं पे कोई कोर्ट कचहरी या कोई कचहरी में जाना है तो वहां पे भी रैंप लगाए हुए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पे भी माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। और दिव्यांगों को अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ज्यादा 100% अच्छा हो गया वैसा नहीं है, लेकिन तो भी मान के चले तो अच्छा हो गया है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा करना भी जरूरी है, क्योंकि जो आप जैसे जो जे आंख से देख नहीं सकते उनके लिए। और मैं कभी कभी, मैं हमारे यहाँ पे कॉलेज में या स्कूलों में जाता हूँ, तो उसी जगह मैं मोटिवेशन जब करता हूँ, तो मैं सभी अपने भाइयों को, बच्चों को बोलता हूँ कि भाई, आपके सामने कोई बिना आंख वाले भाई खड़े हैं, या जो दिव्यांग व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उनको आप रास्ता पसार करवाइए। तो ऐसे ही मैं काम करता हूँ सर। जी। तो आपने जब ये अनार की खेती शुरू की, मोदी साहब से आपको प्रेरणा मिली, उसके बाद आप उनसे भी मिले भी, तो आपने उनको जी बताया होगा कि आप ही ने मुझे प्रेरित किया है। तो क्या जी। कहते, किस तरह की बातचीत होती है आप में, क्या डिसेबिलिटी को लेके कोई बात होती है उनके साथ, किस तरह की बातचीत होती है जब आप मिलते हैं उनसे। तो मोदी जी को मैंने एक बार, मैं अनार लेके गए थे, मैं जो उसी टाइम तो 2007 की साल थी, उसी टाइम मैंने 4 अनार, 850 ग्राम का एक अनार का वेट था, और मैं 4 अनार लेके गया था उनको मिलने के लिए। तो उनको मैंने प्रेजेंट किया ये अनार, और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक फूल का जो बुके होता है वो उन्होंने भेंट किया। मैंने उनको बोला, सर ये
फूल का बुके तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं और आपको और चाहता हूँ कुछ। तो उन्होंने बोला कि ज्ञाना भाई क्या चाहते हैं आप बोलिए। तो मैंने उनको बोला था उसी टाइम 2007 में कि मैं ये बुके आपके हाथों से दिल्ली से लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो 7 साल पहले मैंने बोल दिया था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था ज्ञाना भाई मैं जरूर आपको दिल्ली से ये बुके दूंगा। ये अभी मेरा बाकी है, दिल्ली जाना बाकी है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में 5 बार इनको प्रधानमंत्री जी को मिला हूँ। गवर्नमेंट का जो जो इसका जो काम रहता है, किसानों के लिए आय 2 गुना करना है, किसानों का कुछ काम करना है, तो मोदी जी मुझे वहां पे बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं। यहाँ पे जो जो भारत में कहीं पे भी वो जो अच्छा काम करने का होता है उसी टाइम हमें प्रधानमंत्री जी बुलाते रहते हैं और उनके साथ में मीटिंगें होती है। एक बार हमारे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इनका जो वो ओपनिंग करने का था, उसी टाइम हमें बुलाया था। हमारे वाराणसी में काशी विश्वनाथ भगवान का जो कॉरिडोर बना था उसी टाइम माननीय मोदी जी ने हमें बुलाया था। और यह हमारे गरवी गुजरात भवन का दिल्ली में एक ओपनिंग था, उसी समय भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। तो अक्सर प्रधानमंत्री जी से मिलता रहता हूँ और वो मुझे नाम से ज्ञाना पटेल कह के बुलाते हैं और वो भूलते नहीं है। जी एक बार क्या हुआ था कि जो हमारे किसानों के लिए एमएसपी रहता है सर, आपको शायद मालूम जी होगा। जी जी तो वो एमएसपी के ऊपर एक कमेटी रहती है सीओसीपी की। जी तो वो सीओसीपी में सब सेक्रेटरी रहते हैं, लेकिन पूरे देश से 2 किसान आते हैं। तो उनमें मैंने भी मेरा नामांकन किया था और उसी टाइम करीबन 1 लाख से ज्यादा किसानों ने वो उसी में दो जो हमारे जो सभ्य आते हैं उनके लिए उन्होंने नामांकन किया था। तो वहां पे जजिस कमेटी बैठती है, वो जजिस कमेटी ने सभी को निकाल के 2200 फॉर्म राष्ट्रपति भवन दिल्ली में भेजा था। फिर उनमें से जजिस कमेटी ने टॉप 7 सात सभ्यों को नियुक्त किया, 7 सभ्यों को चयन किया था और उसमें 2 लेने का है सर। तो उसी टाइम में 1/9/2016 के दिन में वहां पे दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था। तो वहां पे मैं चला गया था, लेकिन वो अभी तक उसका नहीं हुआ। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी ने मैंने उसको चिट्ठी लिखा था और 26 जनवरी 2018 के दिन मैं वहां पे था। उस तो प्रधानमंत्री जी सभी को मिलते मिलते आते थे, राष्ट्रपति भवन में थे। तो मेरे पास 2-3 आदमी खड़े थे और मैं भी गुजराती, वो भी गुजराती। तो मैंने उनके नजरों से मिलाई और वो मुझे बोलने लगे ज्ञाना पटेल कैसे हो, आपकी एनआर कैसी है, वो सब इन्होंने बहुत याद था। तो मेरे आंख में आंसू आ गए थे कि भारत के प्रधानमंत्री जी कितना याद रखते हैं और मुझे याद रखा इन्होंने। तो इतने प्रभावशाली व्यक्ति को मैं मिलता हूँ जब मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और कभी कभी बहुत ही मैं चिट्ठी बढ़िया भी सर। मतलब जी, एक जो खास बात है ना गेना भाई, अभी जी। आपको मैं बताऊं कि 15 तारीख को ही मैं भी मोदी साहब से मिलके आया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति भवन कॉन्ग्रेचुलेशन। में इंडिपेंडेंस जी, डे जी। का डिनर था, तो वहां हम मिले थे राष्ट्रपति जी से भी और मोदी साहब से भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। लेकिन आपको जिस तरह की जो आपकी पर्सनैलिटी है, जी, आप बार बार वो आपको खुद बुलाते हैं, ये जी, डिसेबल्ड के साथ नहीं होता। और ये डिसेबिलिटी के कारण नहीं हुआ सर, ये आपकी जी। मेहनत के कारण हुआ है। वो बिल्कुल सही आपको बात। वो आपको डिसेबल्ड करके नहीं बुलाते हैं, वो नहीं, आपको एक चैंपियन के रूप में बुलाते हैं जिन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है। तो सही बात है वो सर। हम कितना भी कर लें सर, लेकिन जो मुकाम आपने हासिल किया है वो नहीं हो सकता। और एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि आप सही ऐसा बात। काम करो, आपकी डिसेबिलिटी से आपको नहीं बुलाया जाए, आपके काम के हिसाब से आपको बुलाया जाए। तो ये आप हमारी कम्युनिटी का एक रियल डायमंड है। तो ये जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। 7 या 8 क्या वर्ष होगा, ऐसा ही एक किसानों के लिए कार्यक्रम मेरा था। तो मैं बनासकांठा में आया था, तो हमारे एक मित्र हैं, दिव्यांग हैं, श्री गेना जी। गेना जी हमारे लाखनी तहसील से हैं। तो गेना जी चल तो पाते नहीं है, दिव्यांग है, लेकिन बड़े प्रगतिशील किसान हैं। वो इतना बड़ा दाड़म लेकर के, अनार लेकर के मुझे भेंट करने आए, नारियल से भी बड़ा था। मैं हैरान था, मैंने उनसे पूछा भाई ये कमाल कैसे किया है आपने? बोले साहब आज तो मेरे खेत में पूरे जिले के लोग देखने के लिए आते हैं
और आप देखना धीरे धीरे दाड़म की खेती में बनासकांठा आगे निकल जाएगा। एक गांव के मेरे गेना जी, सरकारी गोरिया के है ना गेना जी, आए होंगे, शायद कहीं बैठे होंगे, हमारे गेना जी कहीं बैठे होंगे। क्या कमाल करके रख दिया भाइयों बहनों। बनासकांठा के किसान ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी छवि छोड़ी है। दो सवाल है मेरे। एक तो जब आपको पद्मश्री मिला, वो कितनी बड़ी मूवमेंट थी आपकी और आपके घर वालों के लिए? क्या आपने कभी जिंदगी में सोचा था? दूसरी बात, बहुत सारे जो डिसेबल्ड हैं वो ये सोचते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए सरकारी जी, और सरकारी नौकरी मिल जाए, उनका जो घर है वो चलता रहे जी। लेकिन आपने एक अलग रास्ता चुना और इसमें आपको पता नहीं था कि भाई आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। और फिर जब एक एंटरप्रेनर को सक्सेस मिलती है तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं रहता किसी नौकरी के साथ। तो अपना काम करने के लिए आप डिसेबल्ड लोगों को क्या कहेंगे? कितना मुश्किल है? ये दोनों चीजों पर आपकी राय चाहूंगा। ये जो पद्मश्री सम्मान है वो सर, मैं मेरे घर पे बैठे बैठे टीवी देख रहा था, तो उसी टाइम उस टीवी के ऊपर ऐड आ रही थी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण का फॉर्म भरने जा रहे हैं, नामांकन आप कर सकते हैं और इसके 2 दिन बाकी है। तो मेरा भतीजा एक एडवोकेट है, उनको मैंने बोला कि भैया ये जो अपन कर सकते हैं, तो हाँ अंकल कर सकते हैं। तो हमने जो हमारे पास में जो हमारा जो सर्टिफिकेट था, जो हमारे पेपर के कटिंग थे अखबारों के, जो हमने जो जो शिविरों की थी, हमने जो जो किसानों के लिए काम किया था, वो सब हमने एकत्रित करके स्कैन करके हमारे जो यूनिवर्सिटी पास में उनके पास चले गए थे, उन्होंने सब स्कैन करके हमें हेल्प किया था। लेकिन एक दिन वो स्कैन करने में चला गया और दूसरे दिन भी वो सबमिट नहीं हो रहा था। तो रात को 8 बजे तक हमने कोशिश किया लेकिन नहीं हो रहा था। तो हमने वो उधर यूनिवर्सिटी के सर को बोला कि सर हम अभी घर पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी हमारे घर से 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम रात को घर पे चले आए, लेकिन आने के बाद में मैं एक ऐसा हौसला रखता हूँ कि अपने को लास्ट से लास्ट समय तक अपने को कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो बाद में करेंगे, लेकिन कोशिश करना भूलना नहीं है। तो हम रात को 12 बजे तक बैठे कि 12 बजे तक बंद होगा तो कभी ना कभी कुछ होगा। तो 12 बजने में 2 मिनट का टाइम था और स्पेस खुल गया और हमारा जो सब मसाला हम लेके बैठे थे वो सबमिट हो गया। फिर बाद में हम भूल गए उसको, हमें मालूम ही नहीं था पद्मश्री मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमने नामांकन वो कर दिया। फिर 26 जनवरी 2017 के सुबह में 5:30-6 बजे मुझे कॉल आया। मेरे पास में मेरे भाई सोए हुए थे। तो सब सुबह में जब कॉल आता है तो सर पूरा मातम छा जाता है कि सुबह में इतना कॉल आया, तो कोई अपना उठ गया होगा, कोई किसी की डेथ हो गई होगी। बहुत चिंता के साथ मैंने द्रुतते हाथों से मैंने वो मोबाइल रिसीव किया। तो उन्होंने भारत सरकार के जो कोई सर थे उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। तो मुझे 50% आराम हो गया, क्योंकि मेरे समाज में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, तो मुझे थोड़ी शांति हो गई। लेकिन मैंने बोला कि सर आप किस बात के कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भाई ज्ञाना भाई जी, आपको भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा जा रही है। तो मुझे बहुत हर्ष की खुशी हुई, मेरे कुटुंब को बहुत हर्ष हुआ। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। सुबह सुबह में किया कि कोई मस्ती कर जाएगा, कोई हिंदी बोल के हमारा ठेकड़ी उड़ाएंगे, तो ऐसे मैंने किसी किसी को बताया नहीं कि हमें पद्मश्री सम्मान मिल रहा है। लेकिन जब 3-4 बजे तब पत्रकार मित्र आने लगे, सभी अखबार वाले आने लगे और उन्होंने बताया कि ज्ञाना भाई जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। फिर हमने वो बताना शुरू किया, तो उन्होंने करीबन 2 दिन तक मेरा इंटरव्यू चलता ही रहा सभी को कि दिव्यांग व्यक्ति को भारत सरकार पद्मश्री देने जा रही है। फिर 13/4/2017 के दिन हमें वहां पे इनवाइट किए गए और 4 दिन के लिए हमें वो हमारी केंद्र सरकार के मेहमान बनाए गए। वहां पे अशोका होटल में हमें रखा गया और 13/4/17 के दिन मुझे भारत के महामहिम हमारे जो राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से हमें वो पद्मश्री सम्मान दिया गया। उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय संरक्षण मंत्री जी, विरोध पक्ष के सभी नेता है, हमारे कोई 5-7 जो रिलेटिव थे, वो सभी लोगों के बीच में
हमें भारत सरकार के द्वारा माननीय, जब मैं वहां पे व्हील चेयर पे जा रहा था तो माननीय जो राष्ट्रपति जी वहां पे उनकी बैठक छोड़ के रास्ते में बीच में आ गए, सीधे मुझे वो चंद्रक पहनाया और मुझे सर्टिफिकेट से सम्मान दिया गया। और मैं एक आपको बात बताऊं कि ये दिव्यांगों के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी 2-3 बार लिखा है। मैंने हमारे यहाँ पे सीएम माननीय भूपेंद्र पटेल जी है उनको भी मैं लिखा है, तो कि हमारे जो दिव्यांग लोग हैं उनके हलन चलन के लिए, उनके उनके लिए क्या करना चाहिए, दिव्यांगता के आधारित जो उनका घर बनाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो घर देने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने उनको भी लिखा है कि आप ऐसे हमारे दिव्यांग लोगों के लिए अलग एक नमूना बनाइए उनका घर का, और उनकी व्हील चेयर जा सके, उनको रैंप हो सके, और जो दृष्टिहीन जो हमारे भाई बंधु है उनके लिए भी अच्छी तरह से कुछ अलग जो इसका नक्शा बनाया जाए, जिसकी वजह से उनको कम से कम दिक्कत हो। हम तो जी इनको हमारे गुजरात सरकार को भी लिखा है और केंद्र में भी लिखा है कि हमारे दिव्यांग लोग जो अपने राशन की दुकान रहती है वहां पे राशन लेने के लिए जा नहीं सकते, तो सरकार श्री को उनके घर पे राशन पहुंचाए, ऐसा उनका प्राविधान करना चाहिए। और हम दिव्यांगों के लिए उनको तरह तरह का शिक्षण मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको घर बैठे या एक जगह पे उनको अच्छी तरह से शिक्षण मिल सके, ऐसी कोई सुविधा हो सकती है तो करना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा है। और रोजगारी के लिए भी हमने लिखा है कि जो आपके नरेगा में जो काम करते हैं वहीं पे हमारे दिव्यांग लोग काम नहीं कर सकते, तो उनको ऐसा काम कुछ दीजिए कि जो एक क्या बोलते हैं वो एक सम्मानजनक स्टार्टअप राशि हो। कमा सके। हाँ, सम्मानजनक से कमा सके और ये स्टार्टअप कर सके, बिल्कुल। कि कुछ अलग किया जाए कि जिनकी वजह से हमारे दिव्यांग भाई बहुत अच्छी तरह से उनका जीवन गुजारा सके। जी। जो क्या व्यापार, जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की, और क्या व्यापार एक ऑप्शन हो सकता है डिसेबल लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। इनके लिए हमारा जो ये जो हमारा सोशल मीडिया है इसमें हमें जुड़ना पड़ेगा। हमारा दिव्यांग जन कितना लोग है पूरे भारत में, मुझे शायद मालूम है 40-50 लाख से ज्यादा होंगे कि या ज्यादा, उससे भी ज्यादा होंगे। तो उनका एक ऐसा पूरा ही उनका एक जो हर डिस्ट्रिक्ट या हर स्टेट वाइज एक उनका संगठन बनाना चाहिए। उनकी वजह से जो मेरे ख्याल से, मैं एक बात बताऊं कि हम जो मैं यहाँ पे कच्ची दानी का तेल बनाता हूँ, या मेरे हल्दी है, मिर्ची है, ये मसाला बनाते हैं, तो वैसी तरह से कुछ भी अपने दिव्यांग भाई जो भी कुछ बनाते हैं वो हर स्टेट में एक ऐसा केंद्र हो उसका, तो वहीं पे किसी हमारे जो समाज है, हमारा जो लोग है, उनको ऐसा मालूम हो गया इन दिव्यांग लोग जो व्यक्ति है वो अच्छी तरह से ये अच्छा, बहुत अच्छा माल बनाते हैं, तो उनके पास से ही ले। ऐसी मैंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि सर ऐसी एक कोई दुकान हमें अवेलेबल कराइए, हमारे दिव्यांग जन वहां पे बैठे बैठे चला सके। पहले तो सर एसटीडीपीसीओ में वगैरह कोई ये अपने जो ये चढ़ने उतरने के लिए लिफ्ट होती है उसमें हमारा दिव्यांग जन बैठते हैं, वहां पे उनका थोड़ा गुजारा होता है। लेकिन बहुत अच्छी तरह से उनको रजवाड़ी ठाट से जो जीना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। ये जी। बताएं कि कितना मुश्किल था आपके लिए दिव्यांग होने के बाद? आप ट्रैक्टर भी खुद ही चलाते हैं, लेकिन पहले खेती करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, बार बार खेतों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो वो एक जो चीज है वो तो है ही है। तो आपके जी। लिए कितना मुश्किल था ये? कभी आपके मन में क्या ये भी थॉट था, अगर मैं असफल हुआ तो फिर क्या? जरूर। मैं ऐसा तो मुझे एक ये कुदरती कोई है कि क्या है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो एक बार अपन अपने जो सिक्स लेंथ है उनसे हम देख लेते हैं कि ये हो सकता है, तो जरूर हो सकता है सर। तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि अपने हर दिव्यांग के पास में एक सिक्स लेंथ तो सभी को होता है। वो अलग तरीके से सोचता है और अलग तरीके से उनको ऊपर पूरा यकीन करके उनको काम करते हैं तो जरूर हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि उसका पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए। जो मैंने ट्रैक्टर चलाने का कोशिश किया और मेरे भैया या मेरे पिताजी ने मना कर दिया होता कि नहीं तू नहीं कर सकेगा, तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको पूरा फ्रीडम मिल जाता है तो अवश्य कर सकता है सर। तो मुश्किल था शुरू में आपके लिए? मुश्किल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा तो दिक्कत वाला था ही कि कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बार सफल होने के बाद में, जब मैंने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया सर, मैं
मुझे यकीन हो गया कि मैं ये आराम से कर सकता हूँ, तो मैंने मेरे आसपास के ड्राइवर लोग थे उनसे भी मैं अच्छा ट्रैक्टर की ड्राइव करता था, और उन जो लोग वो इसमें डीजल ज्यादा जलाते थे तो मैं कम जला के भी उनके उनसे भी अच्छा काम कर सकता था। लेकिन एक अपनी धगस और ये इसके क्या क्या बोलते हैं वो, बहुत अच्छी तरह से उसको वो करना चाहिए, तो हो सकता है सर, कोई वो नहीं नहीं हो मतलब सकता पूरी ऐसा नहीं लगन होगा। के साथ अगर कोई भी काम किया जाए तो फिर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं सही बात है सर। तो क्या जीना भाई चाहते हैं कि उनकी जिंदगी पे भी फिल्म बने? सर बिल्कुल चाहता हूँ मैं। मेरी डायरी भी लिख रहा हूँ, और मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, फिल्म, छोटी फिल्म बनी है एक सर, जो कोई पासवान करके दिल्ली बॉम्बे से आए थे, और उन्होंने एक हफ्ता रुक के यहाँ पे मेरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उन्होंने। और छूलो आसमान करके उनका पहला एपिसोड मेरी डॉक्यूमेंट्री से शुरू हुआ था सर। तो अभी जिंदगी में आप क्या चाहते हैं? अभी आपने सब कुछ अचीव कर लिया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, सबसे मिलना, पीएम आपको बाय नेम जानते हैं, अब आपका टर्नओवर भी करोड़ों में हो गया, लाख किसानों को आपने एजुकेट भी कर दिया, अब आगे क्या? अभी आगे और समाज के लिए और काम करना है। और मैं एक बात बताऊं कि अपने जो पेंसिल है ना, जो पेंसिल होती है जब बटके नहीं तब तक अटके नहीं, ऐसा सुवाक्य रखना है, और अटकना नहीं है, बस काम कीजिए जाना है, और पूरे देश के लिए काम करना है। और सभी को मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम प्राकृतिक खेती करके, हमारे सैनिक है, हमारे जो हमारे पूरे समाज है, उनको जहर मुक्त खेत के अनाज खिलाना है। और मैं सभी के एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे भी हमारे एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे हमारे समाज के लिए एक फैमिली फैमिली किसान भी होना चाहिए, उनके ऊपर उनका यकीन होना चाहिए। उनकी वजह से उसको अच्छा ताजा घी मिल सके, ताजा अनाज मिल सके, ताजी सब्जी मिल सके, और एक सशक्त हमारा राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र बने, और पूरे भारत अपने जो दुनिया में विश्व गुरु बने, ऐसी हम सोच रखते हैं सर। बैठना तो है ही नहीं, काम करते ही जाना है, काम करते ही जाना है, काम करते ही जाना है सर। गेना भाई एक बात बताएं आप कि जब हम अखबार पढ़ते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो जी। हमें आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। जी। उसके लिए आपके क्या विचार है? ऐसा क्यों होता है? कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं और क्या करने की जरूरत है ताकि हमें ऐसी खबरें ना पढ़ने को मिले, बल्कि हमें पढ़ने को मिले गेना भाई किस तरह से कामयाब हुए? इसमें सर मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे पहले जो आज से 40-50 साल पहले हमारा जो जब देश आजाद हुआ था, उसी टाइम हमारे देश में अनाज की तंगी थी। तो उसी टाइम हमारे वैज्ञानिकों ने या हमारे यूनिवर्सिटियों ने उसी टाइम किसानों को ये रासायनिक खाद की शुरुआत कराई थी। लेकिन अभी तो हमारे किसानों ने बहुत अच्छे अनाज के भंडार भरे रखे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर को 2 40 किलो 50 किलो अनाज दे रहे हैं। अभी अनाज की कोई तंगी नहीं है। तो हम तो ऐसे करने जा रहे हैं कि हमारे जो ऋषि मुनियों की जो कृषि पद्धति थी, हमारे जो गो आधारित खेती थी, हमारे प्राकृतिक आधारित के भगवान के आधार से जो खेती होती थी, वो किसानों के लिए वो खेती वापिस लाना चाहिए। वो वापिस लाएंगे तो किसान के घर में पैसे बचेंगे। क्योंकि जो रासायनिक खाद में पैसे चले जाते हैं, और जो हम जहर खिलाते हैं वो बंद करना चाहिए। और जो मैंने देखा है सर, जो ये कोरोना का वक्त आया था, उसी टाइम बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, कोई बाहर जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। उसी टाइम भी जब जब हमने घर का अनाज खाना शुरू कर दिया, बाहर का नहीं खाया, उसी की वजह से हमें जो हमारी बहनों को सिजेरियन करना पड़ता था वो बंद हो गया। हमारे जो कितने ही हमें 2 साल तक हम घर में बैठे रहे, कोई बीमार नहीं हुए। तो वो ही पद्धति हमें वापिस लाना होगा, और किसान के घर में, किसान के खेत में पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ऐसे किसानों की पद्धति को कायम करना होगा। उसकी वजह से हम जरूर करें, ये कर पाएंगे। क्योंकि एक गाय एक गाय जो हमारी रहती है, वो 30 एकड़ जमीन पे खेती कर सकते हैं, और उसको अच्छी, अभी हमने क्या कर दिया है कि सर वो दवाइयां खिला खिला के हमारी जमीन माता की हालत बिगाड़ दी है, और उसी की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। ये मामला है। तो हमारे किसान के खेत में पैसे आना चाहिए, और बाजार के पैसे भी आना चाहिए। ऐसी हम व्यवस्था करेंगे तब किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो क्या शौक है आपके? क्या करते हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में मैं किसानों के साथ
बात करता हूँ, हमारे रिलेटिव के साथ बात करता हूँ। मैंने एक नियम करके रखा है कि हर हर दिन सुबह में 5 व्यक्ति, अपने जो मित्र है उनको 5 मित्रों को फोन करना चाहिए। और मैं अभी 5 प पे काम कर रहा हूँ सर। 5 प यानी हमारा पृथ्वी पृथ्वी को बचाना है, हमारा पर्यावरण जो हमें पौधे लगाने हैं, पौधे को काटना नहीं है, पौधे को पानी पिलाना है, पौधे लगाने के बाद में उसकी 5 साल तक उसको उसका जतन करना है। उसकी वजह से पौधे रहेंगे, पर्यावरण सुधरेगा तो हवामान हमारे अच्छा होगा। और पानी पानी के 5 प में पानी, पृथ्वी, पर्यावरण। पानी की हमने यहाँ पे हमारे जिले में हमने एक जल संचय टीम बनाई है। वो टीम पानी के लिए काम कर रही है। हर खेत के अंदर हम खेत तालावड़ी बनाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे को 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी देते हैं, और उसमें पानी का जो बारिश का पानी है वो बह जाता है, वो बह नहीं जाए और पानी खेत में रहे। और उसकी वजह से हमारा जो पानी का भूगर्भ जो जल का भंडार है वो टिका रहे। और एक हम प्राकृतिक खेती के बारे में आपको मैंने बता दिया, वो चौथा प है प्राकृतिक खेती करना है। उसकी वजह से हमारे किसानों को बहुत अच्छी तरह से कम खर्चे में अच्छी आय मिल सके। और दूसरा है परिवार। जो हमारे यहाँ पे सर क्या हो रहा है कि परिवार टूटता जा रहा है। 2 बच्चे हों, माता पिता हो, और 2 बच्चे हों तो वो अलग हो रहे हैं। तो हम ऐसे परिवार से है, मेरे घर में 40 व्यक्ति एक साथ हम रहते हैं, और हम परिवार के साथ में हम रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो किसान, आपने सब बात बताया कि वो किसान आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो वो एक अकेला किसान रहता है तो उसके ऊपर भार आ जाता है। लेकिन सब संयुक्त रहते हैं तो उसमें सभी को साथ में उसका कोई वो नहीं रहता है, और अच्छी तरह से जीना जा सकता है। हमारे दादा दादी के पास में बैठ के बात करते हैं, हमारे माता पिता के पास में बैठते बात करते हैं, हमारे बच्चों के साथ में हम बातें करते हैं। तो वो एक एकता जुड़ी रहती है। और जब कोई बीमार होता है तो सब उसकी केयर लेते हैं। कोई दादा चल नहीं सकते, दादी चल नहीं सकती है, उसको खाना खिलाना है, पिलाना है, उसको दवाई देनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ये परिवार टिका रहेगा तो सब कुछ, हमारी जो संस्कृति है वो टिकी रहेगी सर। तो और भी दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को आपने अनार की खेती करनी सिखाई है? हाँ, मैंने दिव्यांग लोगों को भी मैंने ये एफपीओ में भी ज्वाइंट किया है। जो जो जहाँ पे हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो हम दिव्यांग लोगों को अग्रिमता देते हैं। मैं गांव गांव में जाके दिव्यांगों का लिस्ट हमने बनाया है। और मैंने एक फाउंडेशन भी बनाया है। अभी इसके काम करने के लिए मैं एक स्कूल चालू करने जा रहा हूँ। उसमें हमारे जो ये रमत गमत का जो करेंगे, उसमें दिव्यांग लोगों को कैसे अलग प्रकार से उनको और रमत गमत में ज्वाइंट किया जाए। और हमारे दिव्यांग व्यक्ति जो देश विदेश जाके जो ये एथलेटिक्स की रमतें आई है उसमें भी जा सके, ऐसी हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो वो हम 2 साल में वो उसकी शुरुआत सब अच्छी तरह से कर देंगे सर। तो ये जो अनार की खेती है, ये हम्म। देश के किसी भी हिस्से में की जा सकती है, जहाँ इसके लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट होती हैं, जरूरतें होती हैं? नहीं, इसमें देश के हर हिस्से में नहीं हो सकती। जहाँ पे पानी ज्यादा हो वहां पे ये नहीं हो सकता है सर। इसका पानी इसको कम चाहिए है। जो कम पानी वाली जमीन है, राजस्थान की है, या हमारे कच्छ की है, हमारे बनासकांठा की है, या जो हमारे महाराष्ट्र की है, ये या थोड़ी कोई कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में भी होता है। लेकिन बहुत ज्यादा पानी है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, कि या कोई पानी वाला विस्तार है, वहां पे नहीं हो सकती है सर। इसमें क्या है कि हवा में जो पानी की जो वो बोलते हैं ना, इम्यूनिटी क्या बोलते हैं सर, मुझे मालूम नहीं है। नमी, नमी। हाँ, हाँ। नमी का जो कम हो तो वहीं पे ये अनार बहुत अच्छी तरह से होती है सर। एक ऐसे शख्स जिससे आप मिलना चाहते हो, आपकी ख्वाहिश रही हो बचपन से, और उसको जी, आप नहीं मिले या मिल लिए, कोई ऐसा ऐसा पर्सनैलिटी है जिससे आप अभी मिलना चाहते हैं? बिल्कुल है सर। मैंने ये लिस्ट बना के रखा है। तो हमारे देश में भी मैं सचिन तेंदुलकर को मिलने चाहता हूँ कि उनके पास में से हमें कुछ अलग सीखना मिलेगा। वो पढ़ाई नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने वो क्रिकेट के भगवान हो गए। ऐसे ऐसे बहुत मैं एक बार जो मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ लंदन में जी भी जाना चाहता हूँ। वहां पे रानी से भी बात करना चाहता हूँ एक बार। मेरी ये ख्वाहिश है सर। तो ये और ऐसी है 2-3 ख्वाहिशें जी, सर। बढ़िया। जी, ये बताएं, आपके लाभ इन दोनों में से एक दिव्यांग के लिए क्या जरूरी है? ज्यादा बढ़िया हो सकता है, जरूरी तो सब कुछ ही है, लेकिन जी। इनमें से बेटर ऑप्शन क्या हो सकती है? हम्म। व्यापार कि या सरकारी नौकरी?
मेरी मानना, मेरी सोच ये है सर, सरकारी नौकरी तो ठीक ही है, लेकिन जो व्यापार करता है तो दिव्यांग को व्यापार जो नौकरी मिल जाएगी तो वो खुद नौकरी कर पाएगा। उसके बाद में उनके बच्चों के लिए वो नौकरी होगी नहीं होगी वो मालूम नहीं, लेकिन व्यापार एक ऐसी चीज है तो वो आप अभी करते। मैंने एक कभी कहाँ पे पढ़ा था, एक जो एक कंपनी के मैनेजर रहते हैं वो और एक जो हमारे जो इसमें क्या बोलते हैं वो गोटा बनाते हैं ना खाने के लिए, भजिया बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर? जी जी। भजिए ये बोलते जो, हैं। हाँ, समोसा बनाने वाला आदमी था। जी। तो वो बाहर बैठ के उन्हें समोसा की छोटी दुकान शुरू की थी और उन्होंने क्लार्क की नौकरी में शुरुआत की थी। दोनों ने एक साथ ही एक ही दिन में शुरुआत किया था। तो वो जो बढ़ई वाला आदमी था वो उस कंपनी का मैनेजर बन गया था, और जो समोसा वाले थे उनके छोटी रेकड़ी से उन्होंने एक होटल जैसा बना दिया था। तो एक दिन वो समोसा खाने के लिए वो साहब जी आए जो मैनेजर थे वो कंपनी के। तो उन्होंने वो समोसा बनाने वाले को वो बोला कि भैया, हम और तुम दोनों एक साथ आए थे इसमें, तो आपने क्या बनाया? और मैं आज इस कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। तो वो समोसा वाले ने जो जवाब दिया सर, तो उन्होंने बोला कि साहब जी, आपका पगार, आपकी सैलरी कितना है? तो उन्होंने बोला मेरी 1 लाख रुपया सैलरी है। तो वो समोसा वाला ने बोला कि 2 2 लाख रुपया तो मैं हर महीने कमाता हूँ, और मैंने मेरा अच्छा घर बना लिया है, मैंने अच्छी जमीन खरीद के रखी है। और आप साहब जब 60 साल के होंगे तो आपको नौकरी चली जाएगी, आप बच्चों को क्या देंगे? आपका बच्चा पढ़े होंगे तो आपके बच्चे को फिर से जीरो से शुरू करना होगा, और मेरा बच्चा मेरी ये पेटी संभालेंगे। तो सर, ये जो व्यापार का धंधा है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन करने वाला चाहिए। जो नहीं कर सकते उसके लिए नौकरी अच्छी है। कौन सी डिश आपकी फेवरेट है? मैं बाजरी की रोटी खाता हूँ, और ये इसकी जो दूधी बोलते हैं हमारे इसको, उसको क्या बोलते हैं, लौकी। लौकी लौकी का सब्जी मुझे बहुत अच्छी पसंद है, और गाय का दूध और गाय के दूध की छाछ और दही वगैरह पसंद है सर। क्या गुरु मंत्र है आपका जो किसानों को आप देते हैं, और क्या जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप? मैं गुरु मंत्र तो ऐसे नहीं देना, नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि निर्बल मन के मानवी को रास्ता मिलता नहीं, अड़िग मन के मानवी को हिमालय नरता नहीं। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो जी सर। आपके बच्चे कितना प्राउड करते हैं, कैसे देखते हैं आपको? मतलब एक गांव से, गोलिया गांव से निकल के इतने ऊपर तक आना और देशों विदेशों तक पहुंचना, तो कैसा घर का माहौल होता है जब भी आपकी अचीवमेंट को सेलिब्रेशन होती है? बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं सर, बहुत अच्छे हमें मान सम्मान देते हैं, और बच्चे बहुत हमारे जो संस्कारी है। तो जो हम देखते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि पिताजी को क्या चाहिए। उनको वो मालूम ही रहता है कि इनको कुछ जरूर है, तो वो पहले ही बोल देते हैं कि पापा जी आपको क्या चाहिए। एक चीज जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है विकलांगों के लिए, और वो नहीं हो रही है इंडिया में, और उस पे जी, काम होना चाहिए, वो कौन सी रहेगी? ये दिव्यांगों के लिए तो मैं एक और एक गवर्नमेंट जी को एक ऐसी मैं करना चाहता हूँ कि उनके लिए अलग एक, जो हमने आपको बताया कि जो 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 व्यापार करने का बात बताया, तो उनके लिए एक ऐसी बस चलाना चाहिए कि उनको कोई दिक्कत के बिना उनके हर स्थल पे उनकी जो बस जाके उनको, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो स्कूल की बस चली आती है, तो सुबह में लेने के लिए आती है और शाम को पहुंचाने के लिए आती है। ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा इशू आपने बताया। एंटरप्रेनर को बढ़ावा देना चाहिए, और जी जहां जहां हमारे लिए मकान बनते कुछ में, उसमें हमारा लिए विशेष कोटा होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। और इस इंटरव्यू में जो सबसे जबरदस्त जो पंच लाइन मुझे जी पर्सनली गैना भाई पटेल की पसंद आई, और जिसको शायद मैं आगे भी मैं भी यूज करूंगा, वो ये कि समाज पहले मजाक उड़ाता है, फिर तिरस्कार करता है, और फिर स्वीकार करता है। स्वीकार करता है, सही और बात है सर। ये मुझे लगता है हर डिसेबल्ड की कहानी है। जब भी आप कुछ नया शुरू करने जाएंगे, पहले आपका मजाक उड़ेगा। जब गहना भाई, जब हमने रेडियो शुरू किया था तो हमारे साथ भी यही हुआ था। पहले लोग, उस समय 2010 में लोग मानते ही नहीं थे कि ऐसा डिसेबल्ड लोग भी रेडियो चला सकते हैं अपना खुद का, और इतने जी, सालों तक चला सकते हैं। तो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, फिर तिरस्कार किया, और आज सबने स्वीकार किया। तो आपकी सही बात बात है। बहुत ही मुझे अच्छी लगी। और सीआरसी गोरखपुर ने आपका रेकमेंड किया था, जो डायरेक्टर जतिंदर जी हैं,
तो जी। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके साथ कैसी आपकी मित्रता है और कैसे सीआरसी के साथ जुड़े आप? वो तो बहुत बड़े आदमी है वो, उनका तो मैं शिष्य हूँ। उनके साथ में मेरी मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जितेंद्र जी बहुत अच्छा इंसान है और उन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और वो जब जब हमें कॉल करते हैं तो हमें एक हमारे इसमें शरीर में एक ये आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि साहब आप इनका आवाज सुनते ही हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे आदमी है सर। जी। और गिन्ना भाई, अब ये बताएं कि एक कहावत पहले चलती थी, एक अनार सौ बीमार, जी। और आपने इसको चेंज कर दिया, एक अनार उसको उगाने के लिए तैयार जी किसान हजार। तो सही बात है सर। अब अनार हमें कब खाने को मिलेगा, ये बताएं। बस अब अगली बार मैं गोरखपुर आऊंगा तब आपके लिए जरूर मैं अनार लेके आऊंगा सर। तो मैं ये पठानकोट में हूँ गिन्ना भाई। तो मैं पठानकोट आ जाऊंगा सर आपका हाँ मैं बिल्कुल, मोबाइल। मोस्ट वेलकम। हाँ, तो मेरे को आने में वो दिक्कत नहीं रहती है सर। मैं जब निकलता हूँ घर पे तो एक हफ्ते तक घूमता रहता हूँ। और हाँ सभी और मैं नास्तिक नहीं हूँ सर। मैं मुझे क्या है कि जो अपने में जो कोई अलग आदमी दिखता है उसको मैं मिलने के लिए चला जाता हूँ। वो कौन सी कम्युनिटी का है क्या है वो मैं नहीं देखता हूँ। मैं उसमें देखता हूँ कि इसमें कौशल्य क्या है, वो क्या कर सकता है, वो हमसे क्या अलग कर रहा है। वो देखने के लिए सर मैं हरदम ये मोबाइल पे भी पढ़ता रहता हूँ कि कौन अलग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसके लिए तो मैं आपके साथ में तो साहब मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बचपन से ही देख नहीं सकते और आप ये इतना रेडियो चला रहे हैं सर। मुझे आज बहुत प्राउड हो रहा है सर। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और जैसा मैं, एक सर जी एक एक सर मैं एक बताऊं, मैं एक बार आईआईएम अहमदाबाद हमारे यहाँ पे है। जी वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी आए हुए थे। वहाँ आईआईएम में मुझे इनवाइट किया गया था। तो मैं आज मैंने जैसे मेरी जर्नी बताई ऐसे मैं वहाँ पे मुझे भी 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला गया था तो मैंने बोला। और एक बात मैंने ये बताई थी कि मेरे पास एक एप्पल है और आपके पास एक एप्पल है। मेरा एप्पल आपको दूंगा, आपका एप्पल मुझे देंगे तो दोनों के पास एक एक ही एप्पल रहेंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और आपके पास एक आइडिया है। आपका आइडिया मुझे शेयर करेंगे, मेरा आइडिया आपको शेयर करूंगा तो दोनों के पास दो दो आइडिया हो जाएंगे। ऐसी बात जब किया तो माननीय कलाम जी खड़े होके मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत अभिनंदन दिया। और उन्होंने दिल्ली जाके ये आइडिया की बात लिख के मुझे एक पुस्तक भेंट किया उन्होंने। बहुत बढ़िया सर। जी सर। बहुत ही प्रेरणादायक जिंदगी है सर और आपकी। और भी सर मैं काम करता रहता हूँ। मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो मैं मेरे पास में एक जंजीर रखता हूँ कि रास्ते में कोई गाय मरी हुई पड़ी है, कोई बड़ा कोई जानवर पशु मरा हुआ पड़ा है तो मैं वो जंजीर से बांध के गाड़ी के बांध से खींच के अलग रख देता हूँ। कोई दिव्यांग व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी क्षतिग्रस्त हो तो उनको मैं पहुंचाने के लिए जाता हूँ। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहां पे उनकी मंजिल पे पहुंचा देता हूँ। कोई गर्भवती महिला है उनको वो चल नहीं पाती है तो उनको जहां जाना है वहां मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा मैं गाड़ी में हर वक्त मैं अकेला रहता हूँ तो किसी को मैं बैठाता हूँ, उसके साथ में मैं बातें करता रहता हूँ, उसके पास से किराया नहीं लेता हूँ। ऐसे मेरे हजारों गाड़ी मित्र है सर मेरे। बढ़िया सर। जी बहुत सर। कुछ है सर, इसको एक शो में नहीं समेटा जा सकता। आपकी जी जिंदगी बिल्कुल में है। आपसे बात करते रहेंगे। और अब जी तो सर। आप हमारे मित्र हो गए हैं, तो और भी लोग आपकी लाइफ में बारे में जानना चाहेंगे, तो समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपने सर जी अपना सर। कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुन के बहुत मुझे आज बहुत ये इतना हो रहा है कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ ये मेरे से कितना आगे है। आपको भी मैं गुरु मानता हूँ। अरे आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। तो आज हमने बात की गेना भाई पटेल से, जो रियल हीरो हैं, जो रील के हीरो नहीं हैं, जो रियल हीरो हैं। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, उम्मीद है आपको भी सीखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, कैसे जिंदगी को आसानी से हम जी सकते हैं, कैसे अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मंजिल हासिल करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। तो इसी तरह की और इंटरव्यू करते रहेंगे प्रोग्राम बदलता दौर में। अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। धन्यवाद।
पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। हाय, मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।